हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का एक और पार्ट, चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रयुक्त परीक्षा, केबीएस अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच किस पर प्रयुक्त हो सकता है? क्या धनी देश पर, तेल निर्यातक देश पर, अल्प विकसित देश पर? इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्प विकसित देश पर। ठीक है, वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच जो है ये अल्प विकसित देश पर जो है प्रयुक्त किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कराधान में आनुपातिक वृद्धि के कारण राजस्व में आनुपातिक वृद्धि क्या कहलाती है? कराधान में आनुपातिक वृद्धि के कारण जो है राजस्व में आनुपातिक वृद्धि क्या कहलाती है? तो ये कर की उत्प्लावकता कहलाती है। कर की उत्प्लावकता कहलाती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे दो सूची दिया हुआ है, दोनों सूची को आपको मिलान करना है। तो विनिमय का समीकरण किसने दिया था? विनिमय का समीकरण दिया था एर्विंग फिशर ने। ठीक है, तो यहाँ पे ए में आपका हो जाएगा दो सही। नगद शेष भुगतान ये किसने बताया था? नगद शेष भुगतान को बताया था एसी पिगू एवं अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, एसी पिगू एवं अल्फ्रेड मार्शल। तो यहाँ पे बी में आपका 4 सही हो जाएगा। मुद्रा की मांग की प्रतिगामी प्रत्याशा मॉडल ये किसने दिया था? तो ये दिया था जेएम किन्स ने। तो यहाँ पे सी में आपका पहला सही हो जाएगा। और मुद्रा की मार्ग का वर्गमूल फार्मूला ये किसने दिया था? तो डब्ल्यू.जे. बामोल ने। तो यहाँ पे डी में आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी में 3 सही हो जाएगा। तो 2, 4, 1, 3 किस कूट में है आप लोग यहाँ मिला सकते हैं। 2, 4, 1, 3 आपका पहले में है, तो आपका पहला नंबर कूट सही हो जाएगा। ठीक है, ये चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चारों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न जरूर, चाहे सिंगल के रूप में चाहे मिलान के रूप में देखने को मिलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चारों को आप लोग सही ढंग से तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। मुद्रा संकुचन का क्या कारण होता है? तो ये माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में जो है मुद्रा की पूर्ति में कमी जो होता है उसी को क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। ठीक है, मुद्रा संकुचन वो होता है जब मुद्रा की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति कम होती है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ जाता है तथा कीमतें गिरने लगती हैं तथा मुद्रा की आंतरिक मूल्य बढ़ जाती है। इस स्थिति को जो है मुद्रा संकुचन कहा जाता है। ठीक है, तो और उसका कारण क्यों बनता है? तो कारण में जो है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में जो है मुद्रा की पूर्ति में जब कमी आ जाती है तो उसका प्रमुख कारण बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माघ में कौन कौन है? माघ में कौन कौन है? तो माघ जो है वस्तु की प्रभावी इच्छा है। किसी वस्तु की प्रभावी इच्छा ही उस वस्तु की मांग होती है। किसी वस्तु की प्रभावी इच्छा ही जो है उस वस्तु की मांग होती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये चीन से होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन जो है ये चीन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा जो मानव जात के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रित न की जाए तो विपत्ति या विभ्रम का स्रोत बन जाती है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कथन था डी.एच. रॉबर्टसन का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। डी.एच. रॉबर्टसन ने बताया था कि मुद्रा जो मानव जात के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रित न किया जाए तो विपत्ति या विभ्रम का स्रोत बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया है वो कौन सी समिति थी? तो वो थी तारापोर समिति द्वितीय। ठीक है, भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया जाता है उसे तारापोर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और ये जो बाघुल समिति थी, बाघुल समिति के गठन का उद्देश्य जो है क्विचल फंड स्कीम
के संबंध में सुझाव हेतु किया गया था। ठीक है, म्यूचुअल फंड स्कीम के संबंध में सुझाव हेतु इसका किया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और रंगराजन समिति जो था, रंगराजन समिति का उद्देश्य था भुगतान संतुलन से। तो ये तीनों ही समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तीनों समितियों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मिलान करने के लिए भी ऐसे प्रश्न बना दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 में निम्न में से किस मद का भारत के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनिर्मित वस्तुएं एवं वस्तु समूह। ठीक है, वर्ष 2014-15 में विनिर्मित वस्तुएं एवं वस्तु समूह का भारत के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है, कारण दिया है। कथन में कह रहा है कि एक अधोगामी रेखीय मार्ग वक्र पर कीमत की लोच एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलती रहती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कारण बता रहा है कि लोच मार्ग वक्र के ढलाव पर निर्भर नहीं रहती, ये भी आपका सही है। ठीक है, कथन कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण आर दिया है ये कथन ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आप अथवा लगाते हैं प्रश्न में, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक अधोगामी रेखीय मार्ग वक्र की कीमत की लोच एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलती रहती है, अथवा लोच मार्ग वक्र के ढलाव पर निर्भर नहीं रहती है। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण ये नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पॉइंट को बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जब साधन का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है तो वो कहलाता है, जब साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो उत्पत्ति समता नियम कहलाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है तो वह उत्पत्ति का समता नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं प्रश्न में पूछा है। तो रेखा समिति ये किससे संबंधित था? तो निर्यात और आयात प्रक्रियाओं का सरलीकरण से। तो ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, और नांजुनवडप्पा समिति ये रेल भाड़ा से, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। रंगराजन समिति भुगतान शेष से, ये भी आपका सही हो जाएगा। गोईपोरिया समिति ये बैंकिंग सेवा सुधार से, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रेखा समिति जो है ये निर्यात और आयात प्रक्रियाओं का सरलीकरण। ठीक है, तो इसमें ये पहला वाला आपका सही नहीं है। ठीक है, इसमें सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ये सही हो जाएगा। रेखा समिति ये जो है निर्यात और आयात प्रक्रियाओं का सरलीकरण से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में निम्न में से कौन घटक एक उत्पादक के आपूर्ति वक्र को सही ढंग से प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्पादकता की शुरुआत शुरू होती है और जो है लास्ट तक वो है अपने ऊपर ही कहने का मतलब है सर्वोच्च स्तर पर जो है स्थित हमेशा रहता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहले से जो है तुलना में जो पहला स्टेप जो ऊपर बढ़ने का पाया था उसी को उन्होंने बरकरार रखा। ठीक है, तो यहाँ पे बीसी वाला जो है क्या बोलते हैं, सीबी जो है आपूर्ति वक्र को जो है सही ढंग से प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और विस्फीति अहितकर है, किसने कहा? तो ये कहा था जेएम कीन्स ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और विस्फीति अहितकर है, यह कथन जेएम कीन्स का है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा था? तो उस समय वो चीन था। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2005 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया, जिसका उद्देश्य निर्यात के लिए आधिकारिक तौर पर जो है अनुकूल मंच प्रदान करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ए रिवीजन ऑफ डेमंड थियरी, ये किसकी पुस्तक है? तो ए रिवीजन ऑफ डेमंड थियरी जो है ये इसके लेखक हैं आर हिक्स, ठीक है, आर हिक्स इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या हेतु साधनों को स्थिर रखने तथा एक साधन को परिवर्तनशील रखने का समर्थन किया था। तो बोल्डिंग ने, बेनहम ने, स्टिगलर ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी ने जो है उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या हेतु साधनों को स्थिर रखने के लिए एक साधन को परिवर्तनशील रखने का समर्थन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत रेखा का स्वरूप होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत रेखा का स्वरूप कैसा होता है? तो ए आर बराबर एम आर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.6 हो तो निवेश गुणक का मान हो जाएगा। तो यदि उपभोग का सीमांत प्रवृत्ति 0.6 हो तो निवेश गुणांक का मान जो है कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग निवेश गुणांक निकालने के लिए पूरा विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ज़रूर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।